नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी IQ GK पर। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले आपकी जो पेट है उसके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आपका 15 अक्टूबर से पेट की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हो रही हैं। तो उससे पहले देखिए हमारी हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को लगाना ज़रूरी है, या आपकी जो तैयारी है उसको भी जाँचना ज़रूरी है। तो हो सकता है अच्छी बात आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। देखिए मैं इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूँ, और उसके साथ साथ देखिए आपके 25 प्रश्नों के साथ साथ कुछ अन्य प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, उसके साथ मैंने अलग से ऐड कर दिए हैं। तो 25 प्रश्न तो आप ऐसे ही देंगे, साथ में आपके 25-30 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए आपका। तो पहला प्रश्न देखिए कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो आपने देखिए गुप्त वंश में पढ़ा था कि, और मैंने भी पढ़ा है कि भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अब देखिए समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 नाम नहीं, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों में, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था, ठीक है। और इसकी इसी विजयों के कारण उसे इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, ठीक है, वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है, ठीक है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। यह भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो विंसेंट स्मिथ ने। देखिए जो कुछ छूटा है मैं आप मुझसे आवाज़ में बोल दूंगा, आप उसको सुन ले अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्यावर्त के 9 है, नाम नहीं, आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को उसने परास्त किया था, ठीक। और इसकी जो उपलब्धि का वर्णन है वह इलाहाबाद प्रशस्ति में या प्रयाग प्रशस्ति में इसका उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जिसके लेखक जो हैं हरिशेन हैं। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। आपके जो वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, और देखिए चालुक्य नरेश आपके जो पुलकेशन द्वितीय हैं, इनके मध्य देखिए युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। और उस युद्ध का वर्णन देखिए किस अभिलेख में मिलता है। हालांकि इस युद्ध में देखिए हर्ष की पराजय हो जाती है, और इस युद्ध का वर्णन मिलता है हमें एहोल अभिलेख में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एहोल अभिलेख में। और जिसके लेखक कौन है देखिए रवि कीर्त हैं, कीर्तन है जबकि रवि कीर्त हैं, ये ना नहीं होगा आपका, रवि कीर्त इसके लेखक हैं एहोल प्रशस्ति के। यह भी पूछा जाएगा कि एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। तो रवि कीर्ति हैं। किससे संबंधित है। तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। किस युद्ध का वर्णन है। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो उन अधिवेशनों में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको बस ये 25 जो इंस्टीट्यूशन लगातार देखते रहना, इसके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दें। और चौथा प्रश्न देखें कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऐसा किस अभिलेख में ऐसा कहा गया है। अशोक के किस अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। तो ऐसा देखिए उसने प्रथम शिलालेख में कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए और कुछ बातें कहेंगे प्रथम शिलालेख में कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, ठीक है। और पशु बल की निंदा भी की गई है। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पशु बल की निंदा की गई है, प्रथम शिलालेख में इस बात का वर्णन है। और सभी मनुष्य मेरी संतानें, इस बात का वर्णन भी किया गया है। द्वितीय शिलालेख की बात करें, देखिए द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा की गई है। यह भी पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा है। तो आपके द्वितीय और 13वें शिलालेख में, ठीक है। दूसरा और 13वां जो शिलालेख है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा की गई है। इसमें आपके चेर हैं, चोल हैं, पांड्य आदि राज्यों की चर्चा की गई है। और जो 13वां शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया गया है। तो हम आगे देखते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किन किन राजाओं के मध्य लड़ा गया, किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया था। तो देखिए 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद आपका जो मोहम्मद गौरी है वो अटैक करता है आपके फिर से राजा जयचंद पर, जो कि कन्नौज के शासक थे। तो 1194 AD में देखिए चंदावर का युद्ध आपके मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य होता है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 AD में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है। और फिर तराइन जो द्वितीय युद्ध है वह 1192 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। जिसमें देखिए प्रथम तराइन युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और आपकी
पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हो जाते हैं। लेकिन दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध होता है 1192 AD में। इसमें आपके जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं वो परास्त हो जाते हैं या हार जाते हैं, और मोहम्मद गौरी उन्हें बंदी बनाकर अफगान लेके चला जाता है, ठीक है आपका। और फिर वो अटैक करता है 1194 AD में। चंदावर का युद्ध होता है जिसमें राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इसमें देखिए मोहम्मद गौरी राजा जयचंद को मार देता है, ठीक। तो आप याद है 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध है वह मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न हमारा देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये पेपर आपका जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर पेट में भी पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये लास्ट ईयर पेट में भी पूछा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध है आपका 1757 AD में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में देखिए, और 1764 में देखिए बक्सर का युद्ध होता है। एक और देखिए क्या होते हैं उसमें, एक और अवध के नवाब होते हैं, ठीक है, शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। और दूसरी देखिए एक तरफ क्या होते हैं, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट होते हैं, और दूसरी ओर आपके अंग्रेजी सेना के जो सेनापति होते हैं हेक्टर मुनरो, एक कैप्टन होते हैं हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इसमें भी देखिए अंग्रेजी सेना या अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, और आपके जो ये तीन जो संयुक्त सेनाएं थी ये हार जाती हैं आपके अंग्रेजों से। आपको याद रखना कि बक्सर का युद्ध 1764 AD में और प्लासी का युद्ध 1757 AD में हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए जो 1857 का जो क्रांति होती है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, पहला फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम, इसमें देखिए क्या होता है कि जब उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन करता है ब्रिटिश सरकार भी, जो कुछ नए नाम अलग करते हैं, कुछ नए पद का निर्माण करते हैं और कुछ नई नई चीज़ों का उसमें शामिल करते हैं अपने 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो उसमें से एक ये था कि जो भारत का वायसराय है या जनरल उस समय था गवर्नर जनरल, उसका हम नाम बदल कर वायसराय कर देंगे, ठीक है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल रहे थे वही अंतिम गवर्नर जनरल थे, और जो उन्हीं को प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो कौन थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया गया। ये भी याद रखना कि 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें देखिए मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर देते हैं, और भारत के जो गवर्नर जनरल हैं ब्रिटिश भारत के उस समय उसका नाम वायसराय कर देते हैं, ठीक है। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति करते हैं, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर देते हैं 1857 के बाद में, ठीक है। अब कब करते हैं, किस एक्ट के तहत, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर हम। देखिए नवा प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किन शासकों की विजय हुई। त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष में अंतिम रूप से किन शासकों ने विजय प्राप्त की। तो आपके जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे अंतिम रूप से देखिए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए कन्नौज को लेकर हो रहा था कि कन्नौज पर अधिकार किन शासकों का हो। तो अंतिम रूप से देखिए कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अपना अधिकार जमाया था, अधिकार किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हुआ। और देखिए किन किन शक्तियों ने देखिए में भाग लिया। तो त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष में देखिए आपके राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक, गुर्जर प्रतिहार शासक थे और पाल शासकों ने हिस्सा लिया था। ये तीन शक्तियां आपस में कन्नौज के अधिकार के लिए लड़ रही थी, और अंतिम रूप से कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों की विजय हो जाती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो ये देखिए मैंने हिस्ट्री में कवर कराया है, जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो आपके कुमारगुप्त ने की थी। देखिए कुमारगुप्त जो है गुप्त शासक हैं, गुप्त वंश के शासक हैं, और इन्होंने देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न है कि चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी। तो जो चंदेल शासक थे उनकी देखिए प्रारंभिक शासक थे, उनकी राजधानी तो कालिंजर थी, लेकिन यशोवर्मन ने देखिए बाद में राजधानी अपनी स्थानांतरित की। तो वह राजधानी क्या थी, वह राजधानी खजुराहो थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन में देखिए खजुराहो नहीं आ रहा है और कालिंजर दिया है तो आप कालिंजर को टिक करेंगे। प्रारंभिक राजधानी जो आपके ये चंदेल शासक हैं इनकी प्रारंभिक राजधानी आपकी कालिंजर थी, यानी ये महोबा का पुराना नाम है कालिंजर। और अगर कालिंजर ऑप्शन में नहीं देता है, ये पूछता है कि आपके जो चंदेल शासकों की इनकी द्वितीय राजधानी क्या थी या बाद में इन्होंने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो आप टिक करेंगे खजुराहो होगी, ठीक है। इनके जो संस्थापक कौन है देखिए, तो चंदेल शासकों के जो संस्थापक पूछे स्थापना किसने की, तो नंदुंग ने की थी, ठीक। शासन क्षेत्र क्या था, तो जो आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपका है, यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहीं पर ये शासन करते थे। और उस समय इसका नाम था जेजाक भुक्ति। क्या नाम था, जेजाक भुक्ति नाम था इसका, ठीक। राजा धंग ने, जो महत्वपूर्ण शासक चंदेल शासक वंश के हैं राजा धंग, इन्होंने देखिए जिंदनाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और 999 ईस्वी में किसने, राजा धंग ने 999 ईस्वी में देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
किसने? राजा धंग ने। किस मंदिर का? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगर आपके पेपर में आए तो आप टिक कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए। संस्थापक नन्नुक थे, शासन क्षेत्र क्या था? जिजाग भुक्ति था। राजा धंग ने देखिए जिंदनाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। और 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाता कौन? राजा धंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? देखिए महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत आते हैं, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, तो पहली बार देखिए वो सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ करते हैं? तो आपके चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण से। और बेलगांव अधिवेशन से, मैंने सबसे पहले ऊपर बताया कि बेलगांव अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार, अंतिम बार, सिर्फ एक बार उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन में। ठीक, चंपारण आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। चंपारण आंदोलन, यह पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी को या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्राप्त हुई? तो चंपारण आंदोलन के बाद प्राप्त हुई। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देखिए आपके गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और बदले में महात्मा गांधी जी ने देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये आपके देखिए पिछले पेपर में पूछा गया था, पेट के लास्ट ईयर एग्जाम में, कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और चंपारण आंदोलन के बाद दी थी। किस आंदोलन के बाद? चंपारण आंदोलन के बाद दी थी, महात्मा गांधी की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी ने बदले में उन्हें गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। आपको ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है कि किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था? हालांकि देखिए कहीं कहीं ये आपके पॉलिटी में भी पूछा जाता है, लेकिन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो आपकी हैदराबाद, जो हैदराबाद रियासत थी, यह स्वतंत्र रूप से देखिए भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, कि आप जहाँ चाहें, जिस रियासत में चाहें, 2 अधिराज्य बनाए गए हैं, भारत और पाकिस्तान, आप जिसमें शामिल होना चाहें आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए ये जो हैदराबाद रियासत है, ये भारत में शामिल होने से इनकार करती है और अपने आप को इंडिपेंडेंट जो अपना स्टेट है उसके रूप में शामिल करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके जो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। अब कश्मीर की बात करें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा कश्मीर में शामिल किया गया, भारत में शामिल किया, सॉरी, कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर आपके भारत में शामिल किया गया। और जूनागढ़ जैसे जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसके साइड में पड़ती है जूनागढ़ रियासत, और वह रियासत देखिए जनमत संग्रह के आधार पर उसे भारत में शामिल किया गया। देखिए वहाँ के जो राजा थे, उनका जो रियासत के जो राजा थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, लेकिन जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ के जितने लोग थे, वो कह रहे थे कि हम भारत में शामिल होंगे। तो जनमत संग्रह या जनमत चुनाव कराया गया और उसके आधार पर यह निर्णय निकला कि जितनी जनता है वो चाह रही है कि हम भारत में शामिल होंगे। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीनों बता दिया, अगर पेपर में आए तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? अभी मैंने सबसे पहले ऊपर बताया था जब सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे थे कि समुद्रगुप्त को देखिए भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है और उसके उपलब्धियों का वर्णन देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति में किया गया है। ठीक, इलाहाबाद प्रशस्ति में किया गया है। और इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं हरिशेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेन है। ठीक है, हरिशेन क्या है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। और एहोल अभिलेख जो मैंने दूसरे प्रश्न में बताया था कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो एहोल अभिलेख जो है उसके लेखक कौन है? रविकीर्त हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 15 नंबर है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो पूर्व में संस्कृत विद्यालय थी किसने बनवाया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, देखिए ये प्रारंभ में पहले क्या थी? संस्कृत विद्यालय था। और इसका निर्माण देखिए चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने इसका निर्माण करवाया था प्रमुख शासकों के बाद। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में देखिए इसके मस्जिद में इसको रूपांतरित कर दिया, कुछ हिस्सा जो तोड़कर इसके मस्जिद में का स्थानांतरित कर देता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये देखिए मैंने लिख भी दिया है। ये भी पूछे कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये पहले विद्यालय था, इसको मस्जिद में किसने की रूपांतरित किया? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए जो ये भी आपके गुलाम वंश से संबंधित हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और अजय राज जो है वह चौहान वंश का शासक था। ठीक, इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी चौहान वंश के प्रमुख शासक थे, जो मैंने सबसे पहले आपके ऊपर बताया, तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध से जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अशोक की बात करें 16वां नंबर प्रश्न है कि अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था?
तो जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में? देखिए 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये कलिंग आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा का दक्षिणी पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और इसकी बात करें तो 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर अटैक किया। अपने शासन यानी राज्याभिषेक उसका 269 ईसा पूर्व में होता है और अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में वह कलिंग पर अटैक करता है। और कलिंग युद्ध के बाद भी उसने डिसाइड किया अशोक ने कि मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा, और अपने जो भैरी घोष की जो नीति थी उसके जगह पर उसने धम्म घोष की नीति को अपनाया। ऐसा वर्णन उसके शिलालेख 4 में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 17वां नंबर है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली को स्वीकार करने वाले जो प्रथम रियासत थी वह हैदराबाद थी, ठीक है। हैदराबाद ने देखिए जो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेस्ली की, सबसे पहले से एक्सेप्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है कि राज्य का व्यापक होगा। तो डॉक्टर ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी संबंधित है, राज्य की हड़प नीति, यहाँ व्यापक नहीं व्यापकगत होगा, ठीक है, सही कर लेना, ये व्यापक नहीं व्यापकगत होगा। राज्य का व्यापकगत सिद्धांत किससे संबंधित है? मैं बोल के बता रहा हूँ, जो डॉक्टर ऑफ लैप्स है जो कि डलहौजी संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से, उन्होंने कहा कि राज्य की हड़प नीति, ऐसे राज्य जिनके ऐसे राजा है, जैसे शासक जिनके स्वयं का पुत्र नहीं है या उत्तराधिकारी नहीं है, उन राज्यों को या उन राज्य क्षेत्र को आपके जो अंग्रेजी रियासत में मिला लिया जाएगा। इसी तरह देखिए उसने कई सारी रियासतों को मिलाया, और जो अवध रियासत थी वो को बताया कि आपने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उसके साथ नहीं किसी तरह के रूप से उस रियासतों पर कब्जा करना उनका मुख्य अधिकार था, मुख्य पेशा था। उन्होंने इस तरह से अलग अलग नियम कानून बनाए। तो राज्य का जो व्यापक सिद्धांत है वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। हमारा जो 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ में देख लेते राजा राम मोहन राय ने देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर पूछा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अल्काट एवं मैडम ब्लैटवस्की ने की थी। यहाँ पर आपके देखिए 2 प्रश्न और साथ में हो जाते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अल्काट एवं मैडम ब्लैटवस्की ने की थी, और ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को परास्त करने के पश्चात। और शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय थे अंतिम शक शासक थे, और इनको देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक हैं उन्हें परास्त करते हैं, और उसके पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और देखिए व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी चलवाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किस शासक ने या गुप्त वंश के किस शासक ने शकों को परास्त करने के बाद चांदी के सिक्के चलवाए? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। सिक्के कौन से? चांदी के। किस शैली के? व्याघ्र शैली के, ठीक। अगला प्रश्न है 22वां नंबर कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, ठीक है। तो जो कांस्य की जो मूर्ति है वह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में आपके पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो देखते हैं। 30वां नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बात करें देखिए पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है कि जो मेगास्थनीज है वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक देखिए इंडिका है कि लास्ट ईयर पेट के एग्जाम में 2021 में आया था कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। किस वंश के इतिहास की जानकारी देती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी देती है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, ठीक है। और मौर्यकालीन समाज की हमें जानकारी देती है। चाणक्य कौन था? तक्षशिला का ब्राह्मण था, ठीक है। अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यहाँ पर देखिए अभी 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
आर्य शब्द का अर्थ है, 24 नंबर प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये आपके वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, वैदिक या कुलीन। देखिए मैंने ये वैदिक सभ्यता भी कराई है, और आर्य के जो प्रमुख क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि भाषा क्या है, समाज कैसा, वो भी समझ लेते थे कि आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी, ठीक है। और समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था। वेदों की बात करें तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद जो कौन सा है, तो आपका सबसे प्राचीन वेद या पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक सबसे नया पूछें तो अथर्ववेद, सबसे बाद में रचना की गई अथर्ववेद की, ठीक है। और पुराणों की बात करें तो 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन देखिए कुंटलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश के शासक हैं, कुषाण वंश के शासक हैं, ठीक है। समय पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, तो आपका प्रथम शताब्दी है, और अध्यक्ष वशमित्र हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति, वैशाली में देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति, और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। अब बात करें, देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होती है, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति, और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति, और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। टाइम पीरियड ये सबके मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है यार, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें इसे, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, और वही यार अपना सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे भी लगी हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ये जरूर देखें कि आपने, देखिए ये जरूर हमें कमेंट में बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, आपको कितने इसमें से पता थे, ठीक है। कुछ गलती हुई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।